अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान इन्फो। गुज़श्ता सदी में जो चंद बदनाम तरीन करप्ट हुक्मरान गुजरे हैं, उनमें से एक फ़िलिपाइन का सदर फर्डिनेंड मार्कोस था। एक मुताबिक अंदाजे के मुताबिक वो अकेला फ़िलिपाइन से $10 अरब लूट कर ले गया। इसकी बीवी इमेल्डा मार्कोस, जो 1953 की मलका हुसन थी, उसकी तैश का यह आलम था कि जब 1986 में इस ख़ानदान को सदारती महल से निकाला गया तो वो अपने साथ सोने और डॉलरों के क्रेटों के अलावा पूरी दुनिया से ख़रीदे गए 3000 डिज़ाइनर शॉप से ख़रीदे जूतों के जोड़े भी लेकर गई। फ़िलिपाइन ने अमेरिका से 4 जुलाई 1948 को आज़ादी हासिल की। अमेरिका ने इस मुल्क को 2 बड़े तोहफे दिए, एक करप्ट जमहूरी निज़ाम और दूसरा मनीला शहर को जिस्म फरोशी और कुबागरी के अड्डे में तब्दील करना। अमेरिकी फ़ौज की एक पूरी यूनिट पूरे फ़िलिपाइन से कम सन बच्चियों को घेर कर मेट्रो मनीला और मकाती के इलाकों में सजाए गए बाज़ारों में लाकर बिठाती, जहां अमेरिकी फ़ौजी अपनी शामें रंगीन किया करते। मार्कोस ने कानून की तालीम मुकम्मल करने के बाद सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो एक दिन फ़िलिपाइन के पहले सदर मनोएल रोक्सेस का असिस्टेंट मुकर्रर हो गया। इसके बाद वो 1949 से 1959 तक 10 साल असम्बली का रुकन रहा। फिर उसे सीनेटर बना दिया गया, जहाँ वो 2 साल सेनेट का सदर भी रहा। उसने 30 दिसंबर 1965 को सदारती इलेक्शन लड़ा और 4 साल के लिए सदर मुंतखब हो गया। वो दोबारा सदर मुंतखब हो गया, मगर अब उसकी करप्शन के अफसाने मंजर आम पर आ चुके थे। उसके खिलाफ तलबा की एक एहतजाजी तहरीक शुरू हो गई। उसने इस तहरीक पर रूस और चीन की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगाया और 21 सितंबर 1972 को मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और अपोजिशन लीडर बेगनो अकीनो समेत 60,000 अफराद को जेल में डाल दिया। मार्शल लॉ के तहत वसी अख्तियारात मिलते ही उसने अपनी बीवी इमेल्डा को मेट्रोपॉलिटन मनीला का गवर्नर लगा दिया, जो इस ओहदे पर इसकी सदारत से सबकदोशी तक मौजूद रही। इस ताकतवर खातून ने अपने लातदाद रिश्तेदारों को मुल्क के अहम ओहदों पर तैनात किया और वही असल हुक्मरान तस्वर होती थी। मार्कोस की सियासत हमेशा से पुरतशद्दद रही थी। एक शख्स जूलियो नांदलैंड्स ने 1935 में जब उसे दूसरी दफ़ा हराया तो उसने उसे सुबह सवेरे दांत साफ़ करते वक्त कत्ल करवा दिया। इसे मौत की सज़ा हुई, मगर वो अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोज़ लार्लर ने भी ज़माना तालिब इल्मी में किसी को कत्ल किया था और उसकी सज़ा को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद वो एक अच्छा बच्चा बन गया था। जज ने अपने इस तजर्बे के तहत मार्कोस को अच्छा बच्चा बनाने के लिए फांसी की सज़ा ख़त्म कर दी। मार्कोस फ़िलिपाइन का पहला हुक्मरान था जिसने करप्शन और अयाशी के लिए मुल्क को कर्ज़ों की दलदल की तरफ घसीटा। मार्कोस जब बरसे इक़्तिदार आया तो मुल्क पर 1 अरब से भी कम यानी $360 करोड़ कर्जा था, लेकिन 1988 तक ये $26.5 अरब हो गया। पूरा मुल्क गुर्बत और अफलास की चक्की में पिस रहा था, मगर मार्कोस ख़ानदान इन कर्ज़ों से प्रोजेक्ट बनाने और करप्शन करके सरमाया बाहर भेजते रहे। इसके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त तहरीक का आगाज़ हुआ, जिसमें तमाम अपोजिशन पार्टियां शामिल थीं। दिसंबर 1970 में एक फ़ौजी बगावत पकड़ी गई। कहा जाता है कि इसने मरिंडा प्लाज़ा पर ख़ुद एक दहशतगर्दी का हमला करवाया ताकि इस बहाने मार्शल लॉ लगा सके, और उसने जुलाई 1973 में मार्शल लॉ के हक़ में एक रेफरेंडम करवाया जिसमें 91% वोट पड़े। इसके नतीजे में उसने मार्शल लॉ लगा दिया। उसकी 12 रुकनी कबीना में आधे जनरल थे। ये मार्शल लॉ 9 साल तक चलता रहा और इन 9 सालों में जमहूरियत के सबसे बड़े चैम्पियन अमेरिका ने फ़िलिपाइन को $2.5 अरब बराह रास्त मदद दी और $5.5 अरब वर्ल्ड बैंक और IMF से लेकर दिए। मार्शल लॉ ख़त्म होने के 2 साल बाद 21 अगस्त 1983 को उसका मुखालिफ बेगनो अकीनो जब अमेरिकी अशीरबाद से मुल्क वापस आया तो उसे जहाज़ की सीढ़ियों पर ही कत्ल कर दिया गया। उसके बाद अमेरिकी इस जमहूरी मार्कोस से नाराज़ हो गए। अमेरिकियों ने अपना अगला मोहरा तैयार कर रखा था जिसे उसने कत्ल करवा दिया था। वो इस दौरान परेशानी के आलम में शदीद बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी के दौरान कारोबार सल्तनत इमेल्डा मार्कोस ने संभाल लिया। अमेरिकी सदर रीगन ने इमदाद रोक दी। अगले सदर जिमी कार्टर ने तो इसका नाम इंसानी हकूक़ की कातलों की फ़हरिस्त में डाला। अभी उसकी मुद्दत सदारत में 1 साल रहता था, लेकिन उसे इलेक्शन करवाने पर मजबूर किया गया।
بدنام الیکشن کمیشن نے 7 فروری 1986 کو اسے کامیاب قرار دیا۔ عوام نے اس رزلٹ کو نہ مانا اور آزادانہ الیکشن کے لیے تحریک شروع کر دی، جو اس قدر کامیاب ہوئی کہ صرف 19 دن بعد مارکوس کو ملک چھوڑ کر امریکہ کے جزیرے ہوائی میں جلا وطن ہو گیا۔ اس کے خلاف کرپشن اور بددیانتی کے لاتعداد مقدمے مقامی اور عالمی عدالتوں میں چلائے گئے۔ کمیشن بیٹھے اور تحقیقات کے بعد ثابت ہوا کہ مارکوس اور اس کے تمام خاندان کے افراد $30 ارب لوٹ کر ملک سے باہر لے گئے ہیں۔ جائیدادیں ضبط کرنے اور دیگر عالمی ذرائع سے زیادہ $4 ارب واپس حاصل کیے جا سکے۔ مارکوس 1999 میں جلا وطنی کے دوران ہی مر گیا، لیکن اصل کہانی اب شروع ہوتی ہے۔ اس کی بیوی امیلڈا مارکوس، جو اس وقت 92 سال کی ہے، اپنے خاوند کے انتقال کے 2 سال بعد ہی وطن واپس آ گئی۔ لوگ اسے اپنے درمیان دیکھتے ہی سب کچھ بھول گئے۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھی ایک گرجے گئی۔ عام لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور یہ نعرے لگانے لگے کہ مارکوس کی خفیہ دولت لوگوں کے دل میں ہے۔ اس پر ٹیکس حکام نے مقدمہ درج کیا، لیکن رائے عامہ اسے مسلسل معصوم کہتی رہی۔ اس کی مخالف یقینوں کی حکومت اب اس کے خاوند کی طرح ہی کرپٹ مشہور ہو چکی تھی۔ امیلڈا مارکوس کا بیانیہ عوام میں بکنے لگا، کیونکہ لوگ اب اس کے خاندان کی کرپشن بھول کر یقینوں خاندان کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ آج 36 سال بعد مارکوس کا ہزاروں ایکڑ والا گھر، جسے ٹورزم محکمے نے بنا کر دیا تھا، وہ ان کا خاندانی مزار اور میوزیم بن چکا ہے۔ لوٹی ہوئی دولت میں سے اکثر خاندان کے پاس واپس آ چکی ہے۔ امیلڈا کا بیٹا فرنینڈ جونیئر مارکوس اگلے الیکشنوں کے لیے مضبوط ترین صدارتی امیدوار ہے۔ اسے فلپائن کی عوام پیار سے بونگ بونگ کہتے ہیں۔ آج پورے فلپائن میں کوئی شخص اگر یہ کہے کہ بونگ بونگ کا باپ مارکوس ایک کرپٹ اور بددیانت حکمران تھا، تو لوگ اس کا گریبان تھام لیتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ موجودہ صدر روڈریگو ڈیوٹریٹ کی بیٹی سارا، جو اس کے مخالف صدارتی امیدوار تھی، اس نے بھی بونگ بونگ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ بونگ بونگ کا یہ نعرہ بہت مقبول ہے کہ جو مجرم ایک سے زیادہ بار جرم کرتا ہے اور اصلاح نہیں کرتا تو اسے قتل کر دیا جائے۔ جمہوریت اور الیکشن ایک ایسا دھندا ہے جو سچ اور جھوٹ اور امانت و خیانت میں فرق ختم کر دیتا ہے۔ صرف پارٹی تعصب باقی رہ جاتا ہے۔ اسی تعصب میں سیاسی خاندان پلتے ہیں اور عام آدمی پر راج کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے، چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔